पल्लव वंश। पल्लव वंश, पल्लव का अर्थ होता है लता, और यह तमिल शब्द टोंडाई का रूपांतरण है। यानी कि तमिल का जो शब्द है टोंडाई, उसका मतलब भी होता है लता, और इसी कारण इनके नाम की उत्पत्ति के कारण इन्हें लताओं के प्रदेश का निवासी माना जाता है। कुछ इतिहासकार इन्हें विदेशी पहलव भी कहते हैं। विदेशी पहलव क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इनकी उत्पत्ति विदेशों से हुई है, ये विदेशी थे। और इस बात को प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि जब पल्लव वंश के महान शासक नंदी वर्मन द्वितीय सिंहासन रूढ़ हो रहे थे तो उन्होंने क्या किया था, उसे हाथी के खोपड़ी के आकार का ताज दिया गया था। हाथी के खोपड़ी के ताज दिया गया था, इसका मतलब कि काफ़ी बड़ा था। और इस तरह के ताज का प्रचलन तत्कालीन समय में भारत में नहीं हुआ करता था, बल्कि वो हिंद यूनानी साम्राज्य के राजाओं के द्वारा लिया जाता था। हिंद यूनानी राजा जो हुआ करते थे वो अपने संपन्नता को दिखाने के लिए बहुत ही भारी भरकम ताज को ग्रहण किया करते थे। और इन सब की याद दिलाता है विभित्रियस के ताज। विभित्रियस जब सिंहासनारूढ़ हुआ था तो उसने भी इसी तरह का बहुत ही भारी भरकम ताज का उपयोग किया था, इसीलिए इनको विदेशी उत्पत्ति से जाना जाता है। दूसरी तरफ जहाँ एक और कुछ इतिहासकार इनको विदेशी मानते हैं, वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये देसी थे। ये विदेशी पहलव पार्थियन के वंशज नहीं थे, बल्कि मूल स्थानीय कबीलाई लोग थे। चूँकि ये मूल स्थानीय कबीलाई लोग थे, इनके बारे में कुछ टर्म्स हैं। सत्ता में आने से पहले इस वंश के संस्थापक का नाम था बपदेव। बपदेव क्या थे? सातवाहन राजा के अधीन एक प्रांतीय शासक थे। उन्होंने क्या किया था, जब सातवाहनों की शक्ति छीन होने लगी थी, वो पतन के कगार के ऊपर चले जा रहे थे, तभी क्या हुआ कि वहाँ के जो प्रांतीय शासक थे उन्होंने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करके अपने आप को शक्तिशाली बना करके विद्रोह कर दिया, और धीरे धीरे क्या कि कांची की ओर अपनी सत्ता का विस्तार करने चले गए। यानी कि अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और एक स्वतंत्र राजा के रूप में शासन करने लगे। उनकी सत्ता धीरे धीरे, यानी कि पल्लवों के जो संस्थापक थे उन्होंने क्या किया, अपनी सत्ता को धीरे धीरे आंध्र प्रदेश, जो कि पहले आंध्र पथ कहलाता था, और तोंडाई मंडलम, दोनों ही उस तरफ विकास किया उधर, और अपनी राजधानी कांची को बनाया। कांची उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण नगर हुआ करता था, सांस्कृतिक दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से, धार्मिक और शैक्षणिक दृष्टि से, इन सभी चीज़ों की दृष्टि से कांची का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस, बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। जो पल्लव के शासनकाल में कांची वैदिक शिक्षा और मंदिर का नगर बन गया था, क्योंकि ये बहुत ही उन्नतशील नगर था, इसलिए ये सारे डेवलपमेंट यहीं पे हो रहे थे। इनका उदय 3री और 4वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। बपदेव, जिन्होंने कि इस वंश की स्थापना की थी, के काल में प्राकृत भाषा फली फूली। बपदेव ने प्राकृत भाषा को प्रश्रय दिया। लेकिन बाद के शासकों में क्या होता है कि वे लोग हिंदू धर्म के वैदिक संस्कृति के देवताओं को मानने लगते हैं। बपदेव ने क्या किया कि जंगलों को काटकर सिंचाई की सुविधाएं दी, कृषि के लिए भूमि का निर्माण किया इत्यादि। उसके बाद उसकी जो बेटी होती है, बपदेव का पुत्र शिव स्कंद वर्मन उसका उत्तराधिकारी बनता है। शिव स्कंद वर्मन ने धर्म महाराज की उपाधि ग्रहण की थी और अश्वमेघ और वाजपेयी जैसे यज्ञ कराए थे। क्योंकि इन दोनों यज्ञों के नाम से ही पता चल जाता है कि ये वैदिक धर्म को मानने वाले शासक थे, क्योंकि अश्वमेघ यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ हिंदू धर्म में किया जाता था। उसके बाद क्या होता है, पल्लव वंश का इतिहास बहुत सालों तक अंधकारमय हो जाता है। इसके बाद कितने शासक आए, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे उनकी शासन व्यवस्था चली, इसके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। वहीं देखें तो प्रयाग प्रशस्ति, जो कि हरिसेन द्वारा रचित है। हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त के राजकवि थे, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी अपने स्वामी के उपलक्ष्य में, अपनी स्वामी की प्रशंसा में। प्रशस्ति क्या है? प्रशस्ति होता है प्रशंसा पत्र, और प्रयाग प्रशस्ति का मतलब है प्रयाग में वो प्रशंसा लिखा जाना। जब समुद्रगुप्त दक्षिण के अभियान के समय कांची के पल्लव नरेश कांची से गुजर रहे थे, तो उस समय वहाँ का राजा था विष्णुगुप्त।
यानी कि अगर समुद्रगुप्त के समय पूछे कि जब समुद्रगुप्त का दक्षिण अभियान हो रहा था तो उस समय कांची का राजा कौन था, तो वो विष्णुगुप्त थे, जिनके समय में कि समुद्रगुप्त का आक्रमण हो रहा था। पल्लव का प्रभाव 575 ईस्वी के पहले का नगण्य माना जाता है। इस समय के बारे में जो कुछ भी जानकारी है उसके बहुत सारे साहित्यिक या अभिलेखीय स्रोत नहीं हैं। संभवतः वे वास्तविक साम्राज्यवादी शक्ति 575 ईस्वी के आसपास बने, यानी कि 575 ईस्वी वो समय काल है जबकि सिंह विष्णु सिंहासनारूढ़ होते हैं और उनके बाद से ही साहित्यिक स्रोतों की भरमार लग जाती है जो कि पल्लव वंश के राजाओं के बारे में भली भांति जानकारी देती है। इसीलिए काशाकुद्दी और बेलूर पलैयम से जो ताम्रपत्र मिले हैं उसमें उनका जो वंश शुरू किया गया वो सिंह विष्णु से ही शुरू किया गया है। सिंह विष्णु से शुरू होकर के उन्होंने अपराजित जो कि किसी से पराजित हो गए थे, वहाँ पर इनके शासन का अंत माना गया है। पल्लव शासक और उनकी उपलब्धियाँ, चूँकि सिंह विष्णु से पल्लवों के बारे में अच्छी जानकारी मिलनी शुरू होती है तो इनका शासनकाल सिंह विष्णु से ही देखते हैं। इनका शासन का समय था 575 से 600 ईस्वी तक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने शासन पर बैठते ही अपने पल्लव वंश का नया इतिहास रचा। इतिहास रचने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, कई विजय यात्राएं प्रारंभ की और उन्होंने अपनी विजय यात्राओं को प्रारंभ करके जितने तमिल का जो संपूर्ण क्षेत्र था उन पे कैप्चर कर लिया, उन्हें अपने अधीन कर लिया। इसके सिर्फ तमिल क्षेत्र को ही नहीं किया बल्कि चोल, मलय, कलभ्रो, मालव, पांड्य और चेरो इन सभी वंश के राजाओं को पराजित भी किया। उन्होंने अपने राज्य की सीमा को कावेरी नदी तक पहुंचा दिया। कावेरी नदी का जो भूस्थल है, जो उनकी नदी के आसपास का क्षेत्र है, वो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी के रूप में जाना जाता है और उस पर किसी राज्य का शासन होने का मतलब उसमें आर्थिक संपन्नता का घोतक के रूप में देखा जा सकता है। चूँकि सिंह विष्णु के बारे में बता दूं कि इसने सिंह विष्णु, पुत्ररायन और अवनीसिंह इन सब उपाधियों को भी धारण किया था। जैसे जैसे उनके वो सारी विजय यात्रा करते जा रहे थे तो उसी तरीके से उनकी उपाधियों में वृद्धि भी होती जा रही थी। सिंह विष्णु के बाद आते हैं महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन का शासनकाल है 600 से लेकर 630 ईस्वी तक। महेंद्र वर्मन बहुत ही सर्वसंपन्न व्यक्ति थे। उनके समय में क्या हुआ था, धर्म और साहित्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। क्योंकि धर्म और साहित्य एक ऐसा विषय है जिसकी अगर उत्पत्ति हो रही है तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि वहाँ का उस समय का शासनकाल बहुत ही शांति प्रिय होगा। क्योंकि अगर राजा युद्ध में लीन नहीं रहेगा तभी अपने साम्राज्य में साहित्य और धर्म इन सभी चीज़ों पे ध्यान दे सकेगा। लेकिन अगर वो युद्ध में रत होगा तो अपने राज्य पे के अंदरूनी जो भाग है उस पर ध्यान नहीं दे पाता है। क्योंकि एक बात इसके बारे में ध्यान देने वाली है कि धर्म और साहित्य की जो प्रगति हुई उसके बाद भी इनके समय में चालुक्य और पांडव से कुछ युद्ध हुए थे और इन्होंने जिस युद्ध की शुरुआत की थी वो करीब 150 वर्षों तक जारी रहे थे। मतलब कि इनके जो वंशज हुए 150 वर्ष तक के जो वंशज हो रहे थे चालुक्यों, पांडवों और पल्लवों के, वे आपस में युद्ध में लीन हो रहे थे। और इन्होंने ये चूँकि सर्वसंपन्न सर्वगुण व्यक्ति थे और इन्होंने अपने लिए बहुत सारी उपाधियाँ भी ली थी, जैसे कि मतविग्लस, विचित्रचित्त और गुणाभार आदि जैसी उपाधियाँ। यद्यपि इसके काल में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का आक्रमण हुआ था और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वादामी के जो चालुक्य थे पुलकेशिन द्वितीय, इन्होंने क्या किया था कि इनका एक नगर था वेंगी पे अधिकार कर लिया था। वेंगी पर अधिकार करके क्या किया था, वो वेंगी अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन के संरक्षण में छोड़ दिया था और उसको विष्णुवर्धन ने बाद में खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया था। लेकिन जब पुलकेशिन द्वितीय दूसरी बार आक्रमण किए और कांची को अपने अधिकार क्षेत्र में करना चाहा तो वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि महेंद्र वर्मन ने उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से पराजित कर दिया था। इसके बाद आते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम का शासनकाल है 630 से 668 ईस्वी तक। नरसिंह वर्मन भी अपने पिता महेंद्र वर्मन की मृत्यु के बाद ही शासक बने और उन्होंने चालुक्यों की राजधानी बादामी को जीता। मतलब
चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने कि वेंगी को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में, तो उनके पुत्र नरसिंह वर्मन ने क्या किया कि चालुक्यों की जो राजधानी थी बादामी, उसी को जीत लिया, यानी कि पिता का बदला ले लिया, अपने वंश की जो कीर्ति है उसको बढ़ाया। और इस विजय के उपरांत ही उसने महामल्ल की उपाधि भी धारण कर ली। संभवतः उसी के साथ युद्ध करते हुए चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। यानी कि पुलकेशिन द्वितीय के जो बहुत ही ज़्यादा वृद्ध हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, वो और नरसिंह वर्मन प्रथम, इन दोनों के बीच जब घमासान युद्ध हुआ तो उसी में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। नरसिंह वर्मन का एक मित्र था, लंकाई मित्र, और उनका नाम था मणिवंभ। इसे मानव वर्मन के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने, कहा जाता है कि मानव वर्मन नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में रहते थे, और उन्होंने, मतलब कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने मानव वर्मा को जो लंका का जो राज्य है, जो राज सिंहासन है, उसमें कुछ मतभेद चल रहे थे, तो वो दिलाने में मानव वर्मन की बहुत ही ज़्यादा मदद की थी। चूँकि कुर्रम दानपत्र के अनुसार उसने चोल, पांडे और केरल राज्यों को पराजित किया था। यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम वो थे जिन्होंने कि चोल, पांडव और केरल, इन राज्यों को भी पराजित किया था। और इसके अलावा इन्होंने महामल्ल की उपाधि ली थी। महामल्ल की उपाधि कब ली थी? जब इन्होंने वातापी पर विजय प्राप्त किया था। यानी कि पुलकेशिन द्वितीय की जब मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, उसके उपरांत ही नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्ल की उपाधि ली थी। नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद आते हैं महेंद्र वर्मन द्वितीय। महेंद्र वर्मन द्वितीय, चूँकि नरसिंह वर्मन के बारे में एक बात और बता दूं कि इन्होंने अपना एक लेख लिखवाया था, और उसमें इन्होंने अपने आप को वातापी कोंड कहा था, मतलब वातापी को जीतने वाला। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो चालुक्य वंशी जो पुलकेशिन द्वितीय थी, उनको हराने के बाद, शायद वो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, उनको हराने के बाद इन्होंने बहुत कुछ किया। महामल्ल की उपाधि ली, अपने आप को वातापी कोंड की उपाधि से नवाजा। जबकि पुलकेशिन द्वितीय के साथ जो इनका ये युद्ध हुआ था वो एक बार में नहीं हुआ था, उनके साथ इनका 3 युद्ध हुआ था। सबसे पहले तो मणि मेघलई का युद्ध हुआ था, दूसरा परियन, और तीसरा था सूरमार का युद्ध। और इन तीनों के बाद ही नरसिंह वर्मन प्रथम को सफलता हासिल होती है। मानव वर्मन जो कि लंका के इनके मित्र थे, उनके बारे में कहा जाता है, उनसे इनकी जो दोस्ती है उसकी चर्चा हमें मिलती है काशाकुटी ताम्रपत्र और महावंश अभिलेख से। अब नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद आते हैं महेंद्र वर्मन द्वितीय, और इनका शासनकाल था 668 से लेकर 670 ईस्वी तक। इन्होंने क्या किया कि बहुत कुछ इनके शासन में घटा नहीं, इन्होंने चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को पराजित किया था, और उसके बाद इनकी शीघ्र ही इसके बाद मृत्यु भी हो जाती है। और इनके बाद आता है परमेश्वर वर्मन प्रथम। इनका शासनकाल है 670 से लेकर 680 ईस्वी तक। परमेश्वर वर्मन प्रथम जो है वो चालुक्य नरेश विक्रमादित्य, जिन्होंने कि अपनी लाखों की संख्या में सेना लेकर आए थे और युद्ध करने आए थे परमेश्वर वर्मन प्रथम से। लेकिन परमेश्वर वर्मन ने उन्हें इतनी बुरी तरह से, मतलब कि चालुक्य नरेश जो विक्रमादित्य थे, उनको इतनी बुरी तरीके से पराजित किया था कि कहा जाता है कि शत्रु राजा को तार हुए कपड़ों में युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा था। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हिंसक युद्ध हुआ होगा और उसमें राजा को काफ़ी नुकसान हुआ, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी तार हो गए थे। लेकिन विक्रमादित्य द्वितीय के अभिलेखों में पल्लव राजा परमेश्वर वर्मन की पराजय का उल्लेख मिलता है। विक्रमादित्य द्वितीय का जो अभिलेख मिले हैं उसमें विक्रमादित्य की हार को ना बताकर परमेश्वर वर्मन की हार का उल्लेख किया गया है। विद्वानों की राय है कि संभवतः पहले चालुक्यों को और बाद में पल्लवों को एक दूसरे के विरुद्ध सफलता मिली होगी। ऐसा हो सकता है कि पहले चालुक्य जीत गए हों, उन्होंने अपना अभिलेख लिखवा लिया हो और उसके बाद पल्लव वंश के शासक जीत गए। इनके बारे में कहा जाता है कि परमेश्वर वर्मन ने परम महाश्वर की उपाधि ग्रहण की थी। चूँकि परम महाश्वर की उपाधि का मतलब हुआ कि ये शैव धर्म से
जुड़ाव महसूस करता है। इसे इसके धार्मिक स्थिति के बारे में देखें तो परमेश्वर वर्मन प्रथम शायद धर्मानुयायी माना जा सकता है, क्योंकि इन्होंने उसकी उपाधि धारण की थी। इसके बाद आता है नरसिंह वर्मन द्वितीय, और इनका शासनकाल था 680 से लेकर 720 ईस्वी। परमेश्वर वर्मन के बाद उसका पुत्र नरसिंह वर्मन द्वितीय 7वीं शताब्दी के अंत में राजा बना। उसने राजसिंह, आगमप्री का मतलब होता है विद्या प्रेमी, जैसी वीरता और विद्यानुराग सूचक उपाधियां धारण की, और उसके काल में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम रही थी। शांति व्यवस्था कायम रहने के कारण उनके काल में कला और संस्कृति का विकास देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं परमेश्वर वर्मन द्वितीय, और इनका शासन काल था 720 से लेकर 731 ईस्वी तक। चूंकि नरसिंह वर्मन द्वितीय के उपरांत उसका बेटा परमेश्वर वर्मन द्वितीय राजा बना, और उसके काल में क्या हुआ था, चालुक्य के जो युवराज थे विक्रमादित्य, उन्होंने क्या किया था, गंग राजा थे, गंग राजकुमार एरैयप्प से दोस्ती कर ली थी, और उनकी मदद लेकर के क्या किया, कांची पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में परमेश्वर वर्मन पराजित हुआ, क्योंकि वह पूरी तरह से तैयार नहीं थे और सामने से दो शक्तिशाली राजाओं ने आक्रमण कर दिया था, तो वो पराजित हो गए। और इसी पराजय का बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक जो दूसरे गंग नरेश थे, स्त्री पुरुष, उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। उन्होंने सोचा कि चालुक्यों पर तो जीता नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी वो शक्तिशाली अवस्था में है, तो उन्होंने कमजोर शासक थे गंग नरेश, उनके ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया। लेकिन इस युद्ध में वह पुनः पराजित हुआ, मतलब कि उनका जो सोचना था कि श्रीगुप्त से वो जीत जाएंगे, तो यह सोचना गलत था। परमेश्वर वर्मन की द्वितीय की मृत्यु वहीं पे हो जाती है। इसके बाद आते हैं नंदी वर्मन द्वितीय। नंदी वर्मन द्वितीय, इनका शासनकाल था 731 से लेकर के 795 ईस्वी तक, और इनके बारे में कहे तो परमेश्वर वर्मन द्वितीय की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि शासन को पाने के लिए उन आपसी लोगों में ही भीषण संघर्ष शुरू हो गया, जो पल्लवों के भावी पतन का घोतक बना। यानी कि पल्लवों की अगर पतन की बात करें तो उनका सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या माना जाता है, परमेश्वर वर्मन द्वितीय की कोई भी संतान ना होना, जिसके कारण कि वहाँ आंतरिक रूप से क्लेश शुरू हो जाता है। दूसरा राजकुमार जिनका कि नाम था चित्रमाय को पांडव नरेश मारवर्मन नरसिंह प्रथम का समर्थन प्राप्त हो रहा था, और वहाँ की जो आम जनता थी, कांची की जो जनताएं होती थी आंध्रपथ की, उन्होंने क्या किया कि उनके अनुसार उनके एक सेनापति थे उदयचंद्र, उनके सहयोग से नंदी वर्मन द्वितीय को शासक बना दिया गया। क्योंकि इसके समय में चालुक्य, राष्ट्रकूटों, पांडवों और चोल राजाओं से बराबर युद्ध होता आ रहा था, क्योंकि 150 वर्षों का जो युद्ध था वो अभी भी कंटिन्यू चल ही रहा था। विक्रमादित्य द्वितीय चालुक्य ने इसके शासनकाल में कांची पर आक्रमण किया था। यानी कि देखने को मिलता है कि चालुक्यों और पल्लवों के बीच हर शासनकाल में युद्ध निरंतर चलता ही रहा है, और इसमें नंदी वर्मन ने इसे हरा दिया था। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, बाद के समय में नंदी वर्मन के ऊपर राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग का आक्रमण हो गया, और दंती दुर्ग जीत गए, संभवतः 757 ईस्वी में, और राष्ट्रकूटों ने पल्लवों का आधिपत्य समाप्त कर दिया। और इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए काशाकोटि का जो दान पत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसके बारे में कुछ और बातें बता दूं तो इसके बारे में कहा जाता है कि काशाकोटि दानपत्र में ही एक और बात लिखी हुई है। इसमें कहा गया है कि यह परमेश्वर वर्मन द्वितीय का संबंधी था और हिरण्य का बेटा। हिरण्य कौन था? भीम की शाखा, भीम जो कि पल्लव वंश से ही संबंध रखते थे, उनकी शाखा से संबंधित था। भीम जो थे वो श्री विष्णु का छोटा भाई थे, यानी कि श्री विष्णु जो कि इस वंश के प्रथम शासक के रूप में गिने जाते हैं, और भीम, इन दोनों के बीच भाई भाई का रिश्ता था।
जन सहयोग से उदय चंद्र के सहयोग से नंदीवर्मन द्वितीय राजा तो बन गया, लेकिन बहुत दिनों तक इनका शासन चल नहीं पाया। 757 ईस्वी में राष्ट्रकूटों का पल्लवों पर आधिपत्य कायम हो गया था। अब देखते हैं पल्लव कालीन संस्कृति। क्योंकि पल्लव काल की संस्कृति इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बारे में बताएं तो पल्लव काल को सांस्कृतिक उत्कर्ष का काल भी माना जाता है। क्योंकि पल्लव के नरेश ब्राह्मण धर्मानुयायी थे। इस काल में उन्होंने क्या किया था, ब्राह्मणों की उन्नति के काल के रूप में देखा जाता है इसे। पल्लव साम्राज्य जो कि 6वीं से लेकर के 9वीं सदी के बीच तक दक्षिण भारत में फल फूल रहा था। इस समय कला के क्षेत्र में एक विशेष स्थापत्य देखने को मिलता है। वो स्थापत्य क्या था, वह था मंदिर निर्माण के क्षेत्र में। मंदिर निर्माण, इसमें होता यह था कि मंदिर और पीठ क्या कहेंगे, पूजा स्थल को ही पीठ के नाम से जानते हैं। इन लोगों ये जो होता था ये चट्टानों से काटकर बनाया जाता था। मंदिरों की जो खास बात देखने को मिलती है कि मंदिर और पीठ इन्हें चट्टानों से काटकर बनाया जाता था। इस काल में ब्राह्मणों की उन्नति काफ़ी ज़्यादा हुई थी और पल्लव राजा हिंदू थे। सबसे पहले तो विश्व विख्यात मंदिर महाबलीपुरम महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन की देव हैं। इनके शासनकाल में जो जितने सारे मंदिर बने हैं उसमें महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है। चूँकि नरसिंह वर्मन प्रथम शैव धर्म को मानने वाला था, इसलिए उसने उनकी उपासना में बहुत सारे शैव मंदिर बनवाए थे। और परमेश्वर वर्मन प्रथम भी शैव के उपासक थे और शायद इसीलिए उन्होंने जो उपाधि अभी कुछ देर पहले बताया गया कि उन्होंने उपाधि एक धारण की थी, उसका नाम था परम महावेश्वर की उपाधि। परम महावेश्वर की उपाधि जो है, इससे पता चलता है कि परमेश्वर वर्मन प्रथम शिव को मानते थे। पल्लव राजा चूँकि हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन धार्मिक रूप से वह पूरी तरह से सहिष्णु थे। इन्होंने अपने काल में क्या किया था, इन्हीं के काल में देखा जाता है तो शंकराचार्य का उदय हुआ था। शंकराचार्य जो कि दक्षिण भारत में वेदांत दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने क्या किया था कि इस समय में ब्राह्मणवादी अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रचार किया था। इसके साथ साथ उनकी क्या उपलब्धि है, शंकराचार्य के बारे में बता रही हूँ। शंकराचार्य ने बौद्धों और जैनियों को शस्त्रार्थ में भी हराया था। क्योंकि शंकराचार्य काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वेदों और पुराणों का जो अध्ययन है वो अपनी युवावस्था में ही कंप्लीट कर लिया था। इसके कारण उनके पास जो है ज्ञान का भरमार ही कह लीजिए वो था, और इसी के बलबूते पे उन्होंने बौद्धों और जैनियों को हराया था, शस्त्रार्थ में हराया था। क्योंकि इसी समय शंकराचार्य ने बौद्ध मठों का अनुसरण किया, क्योंकि बौद्ध धर्म चूँकि में बहुत सारी कुरीतियाँ बाद में आई, लेकिन यह जो वास्तविक सिद्धांत है वो काफ़ी अच्छा है, एक बहुत ही अच्छा माध्यम बताया गया है जीवन जीने का। उसका अनुसरण करते हुए इन्होंने क्या किया, शंकराचार्य ने क्या किया कि सन्यासी धर्म का पुनर्गठन करके भारत में 4 शंकर पीठ की नींव डाली। पीठ जो होते थे बौद्ध धर्म में अगर देखें तो यहाँ इस समय में विहारों का निर्माण किया जाता था, तो उसी का अनुसरण किया गया शंकराचार्य द्वारा और उन्होंने पीठों का निर्माण किया, पीठ की नींव रखी। और भारत में कुल 4 पीठ का नाम आता है। इसमें है श्रृंगेरी के पीठ, कांची, द्वारका, बद्रीनाथ और पुरी। ये जो 4-5 पीठ है ये अभी वर्तमान के समय में भी काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं और तीर्थ स्थानों में भी गिने जाते हैं। क्योंकि इन चारों पीठों की जो निर्माण हुआ था, इनका जो निर्माण किया गया तो उसके बारे में अगर हम इस अप्रोच से सोचे तो एकता, भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने का काम किया था शंकराचार्य ने। उन्होंने भारत के 4 जगहों पर पीठ का निर्माण किया, जिससे कि पूरे भारत के लोग चारों जगह पर जाएं और वो एक सूत्र में बढ़ जाएं। इससे ब्राह्मणवादी जो सोच है, ब्राह्मणवादी धर्म के बारे में जो एकता है, जिसमें कि उसमें ब्राह्मणों में एकता और उत्कर्ष के बारे में जो बातें की है, उसके कारण इस राष्ट्र का, भारतवर्ष का समुचित विकास हो चुके। चूँकि दक्षिण भारत में वैष्णव आंदोलन प्रारंभ हो गया था, पल्लवों के राज से ही शुरू हुआ था वैष्णव धर्म आंदोलन, और ब्राह्मण मतानुयायी होते हुए भी पल्लव शासक धर्म सहिष्णु थे। ठीक है, उनके शासनकाल में बौद्ध और जैन
दोनों को मतावलंबियों को प्रश्रय मिला था। कांची धार्मिक क्रियाकलापों का मुख्य केंद्र था। वो इसलिए क्योंकि ये वहाँ की राजधानी थी, इसलिए किसी भी तरह का प्रमुख केंद्र यहीं पे हुआ करता था। अब आता है कला और स्थापत्य। पल्लव काल में कला और स्थापत्य अपने उत्कर्ष स्थान पे पहुंचा हुआ था। सबसे पहले तो देखें कि इनकी जो स्थापत्य में अभूतपूर्व कला और स्थापत्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति होती है। उनकी वास्तुकला दक्षिण भारतीय कला के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पल्लवों का नाम कला और संस्कृति के क्षेत्र में ही लिया जाता है। इनका कहना, इतिहासकारों का कहना है कि इनके समय में जो कला और साहित्य की उत्पत्ति हुई उसका दक्षिण में उसकी तुलना किसी और राज्य से नहीं किया जा सकता है। चूँकि पल्लव वास्तुकला के बारे में जाने तो इसकी जो आधारशिला थी वो द्रविड़ शैली की थी। हम जानते हैं कि मंदिर बनाने की 3 शैलियाँ हैं, द्रविड़ शैली, बेसर शैली और नागर शैली। नागर शैली जो कि उत्तर भारत में प्रचलित है, बेसर शैली जो कि दक्कन के क्षेत्र एरिया में प्रचलित थी, और दक्षिण में प्रचलित है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली दक्षिण भारतीय स्थापत्य में 3 महत्वपूर्ण अंग थे उसके। पहला था मंडप, दूसरा रथ और तीसरा था विशाल मंदिर। मंडप, पहला है मंडप। मंडप के बारे में हम जाने तो मंडप जो होते थे वो प्रत्येक जो मंदिर होते थे उनके प्रवेश द्वार के ठीक भीतर और गर्भगृह से पहले बनवाया जाता था। उनके गर्भगृह से पहले जो स्तंभ श्रेणी वाला हॉल होता था, बहुत बड़ा सा हॉल होता है दक्षिण भारतीय मंदिरों में, उसमें मंडप बनवाया जाता था। और इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि जब बहुत बड़ी संख्या में पूजा अर्चना करने वाले व्यक्ति एक साथ एक ही समय में इकट्ठा होते हैं तो वे लोग पूजा आरती में भाग ले सकें। चूँकि मंडप की जो शैली है वो द्रविड़ शैली से संबंधित है, जो कि सिर्फ दक्षिण भारत में ही है। उत्तर भारत के मंदिर छोटे छोटे होते हैं, इनमें तो मंडप ही नहीं होता है। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर मंडप की जगह पर बहुत ही छोटे और साधारण से प्रवेश द्वार बनवाए जाते हैं, यानी कि गर्भगृह से निकलिए और फिर बड़ा सा आउटडोर मिलेगा जिसके कि बाहर जा सकते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा नहीं था, वहाँ पर गोपुरम बनाए जाते थे। मंडप के बाहर गोपुरम होते थे, वो विशाल भव्य गेट के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा रथों का भी निर्माण किया गया और विशाल मंदिर। दक्षिण भारतीय के मंदिर बहुत विशाल हुआ करते थे और रथों की उनमें बहुत ही ज़्यादा कलाकृतियाँ देखने को मिलती है। हर मंदिर में रथ का एक अलग इम्पोर्टेंस रहता है। अब इस समय कला और स्थापत्य में देखें तो इसमें बहुत सारी शैलियों का निर्माण किया गया। बहुत सारे राजा आए और जो राजा, क्योंकि प्रतिभावान राजा आते थे तो उन्होंने नई रिसर्च करके नई शैलियों का भी विकास किया। सबसे पहले शैली महेंद्र वर्मन शैली कहलाता है, इसी नाम से जाना जाता है। और इस समय में क्या हुआ कि कठोर चट्टानों को काटकर गुहा मंदिर बनवाए गए थे और जिन्हें मंडलम कहा जाता था। यानी कि गुहा मंदिर जो थे उन्हें एक और नाम से जाना जा सकता है, मंडलम। जबकि शुरुआती दौर में जो मंदिर बनवाए गए थे वे तो एकाश्म मंदिर होते थे, मतलब एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए मंदिर। और इसके उदाहरण के रूप में जो है ना, त्रिचूरापल्ली का मंदिर बहुत फेमस है। पल्लवों का जो प्रारंभिक मंदिर है उसमें त्रिचूरापल्ली का मंदिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ये एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया है, इनके अंदर जो भी देवी देवता हैं। दूसरा है मामल्ल शैली। मामल्ल शैली को नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने हुए हैं, मंडलम और एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है। इस चरण में मंदिरों को एक ही शैल से काटकर बनवाया जाता था और इसमें जटिल नक्काशियाँ भी की जाती थी। और ये जटिल नक्काशियों का एक बहुत ही बड़ा और भव्य उदाहरण है मामल्लपुरम, या जिसको महाबलीपुरम भी कहते हैं, वहाँ स्थित है। मद्रास के एरिया में ये पड़ता है महाबलीपुरम। इसका मंदिर बहुत ही भव्य है। इसमें जो एकाश्म पत्थर है, एक ही पत्थर को काटा जो गया है, उसमें एक विचित्र तरीके से जो है ना नक्काशी की गई है, जो कि अभूतपूर्व है। और शायद इन्हीं सारे कारणों के कारण इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। मामल्ल शैली का एक उदाहरण महाबलीपुरम तो हो गया, और दूसरा है पंचरथ मंदिर। पंचरथ मंदिर जो है वो भी मामल्ल शैली का ही उदाहरण है।
इसके अलावा राज सिंह शैली और नंदीवर्मन शैली भी बहुत प्रचलित थी। इनके समय में भी अलग अलग शैलियों का विकास हुआ था। अब है रथ निर्माण। रथ निर्माण में द्रौपदी का रथ सबसे छोटा है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं किया गया है, यानी कि ये जो रथ है बहुत ही साधारण तरीके से बनवाया गया था और इसमें विशेष कुछ भी नहीं है। रथ मंदिर में धर्मराज रथ सबसे अधिक प्रसिद्ध है, यानी कि जो रथें बनाई गई थी उसमें द्रौपदी का रथ सबसे छोटा था और वो उसमें कोई भी स्पेशल टाइप का अलंकरण नहीं किया गया था। वहीं दूसरी तरफ धर्मराज का जो रथ है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसे द्रविड़ मंदिर शैली का अग्रदूत भी कहा जाता है। यानी कि द्रविड़ मंदिर शैली का अग्रदूत कौन है? धर्मराज रथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी मंदिर पर नरसिंह वर्मन की मूर्ति अंकित है। इन रथों को सप्तपगोरा भी कहा जाता है। सप्तपगोरा के अंतर्गत निम्नलिखित रथ बने, यानी कि सप्तपगोरा वो पगोरा है जिसके अंदर के रथों का निर्माण हुआ। और उसके अंदर कौन कौन से रथों का निर्माण हुआ? सबसे पहले तो धर्मराज जिनको कि द्रविड़ मंदिर शैली का अग्रदूत माना गया है। उसके बाद है भीम रथ, अर्जुन रथ, सहदेव रथ, गणेश रथ और वलैया कुटई रथ। और इसके अलावा एक और है पीदरी रथ। राजसिंह शैली में गुहा मंदिरों के स्थान पर पाषाण, ईंट आदि की सहायता से इमारती मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। यानी कि वो दो जो शैलियाँ हैं, महेंद्रवर्मन शैली और महामल्ल शैली, इन सब के अलावा एक और शैली है राजसिंह शैली। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि गुहा मंदिरों के स्थान पर पाषाण, ईंट और आदि के सहायता से मंदिरों का निर्माण करवाया गया। यानी कि इन मंदिरों में जो है ईंटों की भी उपयोगिता दिखाई देती है। शोर मंदिर का एक और नाम है तटीय मंदिर के नाम से भी इसे जानते हैं। इसका प्रथम उदाहरण है कांची के कैलाशनाथार मंदिर का कार्य नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में प्रारंभ हुआ था और महेंद्र वर्मन द्वितीय के समय में इसकी रचना पूरी हो गई, मतलब कि ये कंप्लीट हो गए। तो इसमें देखा जाए तो दो शासकों का नाम मुख्य रूप से आता है। पहले तो थे नरसिंह वर्मन द्वितीय और दूसरे हैं महेंद्र वर्मन द्वितीय। गोपुरम के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम इसी मंदिर में देखने को मिलता है। गोपुरम क्या है? गोपुरम एक एंट्रेंस गेट होता है जो कि बहुत ही भव्य बनाया जाता है और उसके आसपास जो है ना रक्षक का भी निर्माण किया जाता है। और इनकी माने तो सर्वप्रथम जो है गोपुरम का जो रूप देखने को मिलता है उसका वो इसी समय देखने को मिलता है। बैकुंठ के जो प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप है परमेश्वर वर्मन द्वितीय के समय में हुआ था और यह भगवान विष्णु का मंदिर है। नंदी वर्मन शैली के अंतर्गत छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ है। और ये तो हो गया इनका। इसके अलावा पल्लव काल में जो विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में समुद्र तट, जिसको कि भी शोर मंदिर के भी नाम से बताया जा रहा था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है और इनका कहा जाता है कि इनका मुख जो है वो पूरब की तरफ है। तो इस तरह से हम देखें तो पल्लव वंश में काफ़ी शक्तिशाली, प्रतिभावान और विद्वान शासक हुए जिन्होंने कि कला और संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने सिर्फ अपने साम्राज्य को स्थापित ही नहीं किया, उसका पूरी तरह से प्रचार, साम्राज्य निर्माण किया और साथ साथ कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया। तो ये थे आज का पल्लव वंश।